हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी बंड। फ्रेंड्स, हम आज एक न्यू टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 से 3 क्वेश्चन आप कंफर्म ही एग्जाम में सही करके आएंगे अगर ये मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, एंड तक देखते हैं बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन भी इसके कंप्लीट कर लेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका एवं कोशिका की खोज। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना कैसी होती है। थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोशिका के विभिन्न कोशिकांग। फोर्थ में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होते हैं। उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें हम साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे जो आपके हर डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी और फैक्ट देख लेते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। और आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की तो उसका भी सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सेकंड में है कि जीवित कोशिका जनक कौन है तो ल्यूवेन हुक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन सुआन ने। और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। पूरे विश्व के अंदर आपको छोटी कोशिका पूछी जाए तो वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है जो हमने सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिएगा, उसमें आपको सारे सूक्ष्म जीव वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका कौन है। पूरे विश्व के अंदर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अविभाजित कोशिका कौन सी है जिसमें विभाजन नहीं होता है। हमने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा कि कोशिका विभाजन, तो न्यूरॉन कोशिका ऐसी है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है और ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो वो भी न्यूरॉन कोशिका ही है, सबसे लंबी कोशिका हमारी बॉडी के अंदर और अविभाजित कोशिका है। अब देखते हैं कि कोशिका और कोशिका से शरीर कैसे बनता है। कोशिका हमारे शरीर की इकाई सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है और इससे कैसे शरीर बनता है तो वो कोशिका जब एक समान कार्य करती है या फिर समान कोशिकाएं जब मिल जाती है तो वो उत्तक का निर्माण करती है। और जब समान कार्य करने वाले उत्तक का समूह बनता है तो वो अंग का निर्माण करता है। और अगर ये सारे अंगों का समूह बन जाए तो वो तंत्र का निर्माण करता है और तंत्र से बन के मिला होता है हमारा शरीर। तो इस तरह से कोशिका से स्टेप बाय स्टेप शरीर का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कोशिका से शरीर निर्माण की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो इसमें देखते हैं कि विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। कोशिका में अनेक सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन कोशिकांगों से मिलकर कोशिका की संरचना बनी होती है। और हम अब पढ़ेंगे कि कोशिका के विभिन्न कोशिकांग या फिर उसके पार्ट्स बोल सकते हैं हम। तो वो कोशिकांग कौन कौन से हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं या फिर कोशिकांग होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, सेकेंड है कोशिका द्रव्य और थर्ड है कोशिका केंद्र। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि ये जंतु कोशिका आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, जिसके अंदर ये आपको चिकनी अंतःप्रद्रवी जाली का दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये पाई जाती है केंद्रक के पास में। और केंद्रक झिल्ली, ये जो केंद्रक है बीच के कोशिका के बीच में वो केंद्रक झिल्ली है इस केंद्रक के ऊपर और ये केंद्रक है। और ये सारी कोशिकाएं हैं जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले और आगे एक एक को संरचना समेत देखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर एक स्पेशल चीज़ है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और बाकी ये सारे कोशिकांग इसके भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको देख लीजिए समझने के लिए। नेक्स्ट है कोशिका के कोशिकांग। इसमें है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका का सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि कोशिका का ये बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका के अंदर। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और सबसे बाहरी आवरण कहलाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रित रखती है। मतलब जो भी कौन कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर आएंगे और कौन कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे इसका नियंत्रण करती है कोशिका झिल्ली। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के उपनाम, यानी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो नाम कौन कौन से हैं तो पहला है प्लाज्मा झिल्ली, भी इसी को कहा जाता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है। एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको ही कहा जाता है। ये तीनों नाम याद में रखना। अगर इनमें से कोई सा भी आपको नाम दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये किसका नाम है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति, और ये केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ये नहीं पाई जाती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसी सेल्यूलोज के कारण ये पादप को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। आपने देखा हो कि पादप ऊपर से कठोर होते हैं, वो केवल कोशिका भित्ति के कारण ही होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोशिका का इंपॉर्टेंट कोशिकांग, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी खोज की थी कोलिगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें देखते हैं सबसे पहली बात कि ये दो झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां पाई जाती हैं, जैसे कि पादप कोशिका में भी दो झिल्लियां होती है, एक तो कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति। उसी प्रकार इसमें भी दो झिल्लियां पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान वल्ले पाई जाती है। अभी हम आगे चित्र में देखेंगे, जैसे कि यह है, इसमें अंगुली के समान ये वल्ले पाई जाती है, या ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है जिसके अंदर ये वल्ले पाई जाती है। अंगुली के समान संरचना दिखाई दे रही होगी आपको। इन वल्लियों को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्रिस्टी किस कोशिकांग में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करता है, इसलिए उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये ना कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ऊर्जा हमेशा एटीपी के रूप में संचित रहती है, और पूरी कोशिका को इसी से ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह कहा जाता है, इसको याद में रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसके राइबोसोम के कण आपको दिखाई दे रहे होंगे ये संरचना में। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ तो आपको क्लियरली दिख सके। ये आप इसकी क्लियरली संरचना देख सकते हो, और इसमें ये जो एटीपी के एंथ्रेक्स पाए जाते हैं, इनमें ऊर्जा रूप में संचित होती है, और ये बाहरी झिल्ली होती है, और ये अंदर जो आपको दिखाई दे रही है अंगुली की संरचना के पास में, ये आंतरिक झिल्ली होती है। दो झिल्ली युक्त संरचना है। नेक्स्ट हम कोशिकांग पढ़ते हैं गोल्जिकाय, और इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, और इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जिकाय पड़ गया था। खोजकर्ता के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। अब देखते हैं इसमें स्पेशल क्या है। ये ऊपर से एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। हम संरचना में देख सकते हैं कि ये गोल्जिकाय है जिसमें एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। इस तरह से यही पॉइंट इसमें बोल रहा है कि एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें आस्तीय, रिक्तिकाएं, कुंडलिकाएं, 3 संरचनाएं पाई जाती है। इस कोशिकाओं के अंदर 3 संरचनाएं होती है, जो कि ये है, जैसे स्ट्रीम हो गया, संक्रमण पुटिकाएं हो गई, जो आपको ये गोले वाला दिखाई दे रखा है, और ये हो गया ल्यूमेन, जो इसमें ये संरचना में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है ये, और ये ट्रांस भाग, इसके सारे पार्ट्स है जो कि इसमें पाए जाते हैं 3 संरचना। नेक्स्ट है इसका कार्य कोशिका में परिवहन का होता है। कोशिका में जो भी इधर उधर कोई भी परिवहन करना होता है, किसी भी पदार्थ को ले जाना होता है, तो वो गोल्जिकाय के द्वारा संपूर्ण किया जाता है। परिवहन आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका में परिवहन का कार्य कौन करती है, तो वो गोल्जिकाय करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम कोशिकांग पर चलते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा लाइसोसोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से देखना है इसको, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जताई जाती है। इसके खोज करता है डी र्यूवेन, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। आप इसकी संरचना देख सकते हो कि ये लाइसोसोम है, जिसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है जल अपघटनीय एंजाइम, और इसी एंजाइम के कारण यह किसी भी कोशिकांग को या फिर किसी भी पदार्थ को उस संपूर्णतः गला देता है या फिर नष्ट कर देता है। इसी कारण इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये जब फट जाता है तो कोशिका खुद को भी नष्ट कर देता है, और इसीलिए इसको कोई भी अगर कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर मृत हो जाए तो उसका अपघटन करने वाला कोशिकांग भी कहा जाता है। जो वसा और प्रोटीन जैसे सरल अणुओं को तोड़ देता है, जो भी कठोर अणु होते हैं उनको तोड़ देता है सरल में। ओके, ये हो गया आपका लाइसोसोम पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट में है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर वसा का निर्माण होता है, और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वसा भी चिकनी होती है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी चिकनी होती है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसका निर्माण करेगी? वसा का। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। और प्रोटीन का कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि राइबोसोम जिसमें पाया जाता है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी, और राइबोसोम पाया जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसमें ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कण जैसे दिखाई नहीं दे रही है संरचना, और यहाँ पे ये राइबोसोम है जो इसमें
कण की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसी के कारण ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है तारककाय। तारककाय की खोज की थी वॉन वेंडन ने, और प्रत्येक तारककाय में 2 तारककाय केंद्र भी पाए जाते हैं। और ये तारककाय ऐसा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और शुक्राणु की गति इसी तारककाय के कारण होती है, ये गति प्रदान करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है रिक्तिका। रिक्तिका का कार्य कोशिका में उपस्थित जल, उत्सर्जी व अन्य अनुपयोगी पदार्थों को संग्रहित कर रखती है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के अंदर होते हैं तो उनको संग्रहित करने का कार्य रिक्तिका करती है। इसीलिए पादपों के अंदर रिक्तिका बड़ी होती है और जंतुओं के अंदर रिक्तिका छोटी होती है, क्योंकि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं तो इन रिक्तिका का आकार भी बड़ा होता है। और अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोशिकांग है केंद्रक। और केंद्रक की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। और ये क्वेश्चंस भी बनता है यहाँ से कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसमें देखते हैं सबसे पहले केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक के सभी कार्य कोशिका के सभी कार्य केंद्रक नियंत्रित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोशिका का, ये न सारे कार्यों को नियंत्रित केंद्रक ही रखता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसमें केंद्रिका, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो भी डीएनए, आरएनए जो अनुवांशिकता वाले होते हैं वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में तथा पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें रिक्तिका बड़ी होती है, और उसी रिक्तिका के कारण ये केंद्रक साइड में चला जाता है भित्ति के पास में। और जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर रिक्तिका कम होती है, इसलिए ये केंद्रक बीच में ही पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाए कि केंद्रक साइड में किस में पाया जाता है तो वो पादप कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें है एड्रको कोशिका का, सॉरी यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। आपसे ये पूछ ले तो याद में रखना कि मस्तिष्क कहलाता है केंद्रक। सबसे इम्पोर्टेंट जो कोशिकांग है वो भी केंद्रक है, तो ये केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं केंद्रक की संरचना, देखते हैं कि केंद्रक की संरचना कैसे कैसे होती है। ये केंद्रक है और यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं केंद्रक में, जिससे उसमें जो भी पदार्थ का परिवहन होता है केंद्रक के द्वारा ही होता है। इसी के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। जो आप ये संरचना देख रहे हो ये केंद्रिका की है। और यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये सारी संरचना के अंदर बाह्य केंद्रक झिल्ली, इसमें भी 2 झिल्लियाँ पाई जाती है, एक तो बाह्य केंद्रक झिल्ली और एक आंतरिक केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर की वाली है और ये बाहर वाली झिल्ली है। और यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ी थी अंतःप्रद्रवी जालिका, वो है जिसमें राइबोसोम खुरदरी वाली पास में पाई जाती है और चिकनी वाले केंद्रक से थोड़ी दूर पाई जाती है। ओके, आप समझ गए होंगे आई होप इस टॉपिक को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लवक। लवक भी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक का अभाव होता नहीं पाया जाता है। और ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक आपने पढ़ा होगा, आगे भी हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। और वर्णी लवक और अवर्णी लवक क्या होते हैं? वर्णी लवक वो होते हैं, वर्णी से ही आप समझ रहे होंगे जिसमें वर्ण होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। अवर्णी मतलब जिसमें वर्ण नहीं होता है, जिसमें रंग का अभाव रहता है। ये किसी भी रंग का नहीं होता और ये अधिकतर हरे रंग का या फिर किसी को भी रंग प्रदान करने का कार्य करता है। हरित लवक पौधों में जो पादप के तने और जो पत्तियां होती है उनके अंदर पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसी के द्वारा होती है। पादपों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरित लवक का कार्य। हरित लवक पादपों में प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पादपों में भोजन का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम हरित लवक जो CO2 से क्रिया करता है और मंड के रूप में भोजन को संग्रहित करता है, वो हरित लवक के द्वारा होता है। इसलिए पादपों में बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका होंगे, ध्यान में रखना इसको। ये देख सकते हैं आप हरित लवक की संरचना होती है, जिसके अंदर यहाँ पे ये पुट्टिकाओं जैसी दिखाई दे रही होगी आपको। इन्हीं के द्वारा ये रंध्र के थ्रू ना भोजन बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। जब आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और ये सामान्यतः आकार में छोटी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के
तुलना में। और इसके अपोजिट हम देख सकते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्र के चारों ओर आवरण पाया जाता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, और ये आकार में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, और ये पूर्णतः विकसित नहीं होती है, और ये पूर्णतः विकसित होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।